हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। सन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आरएसएस और भाजपा ने मोदी जी को दिए झोले में से यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का एक तीर निकाल कर चला ही दिया है और उसकी गूंज भी साफ साफ सुनाई देने लगी है। टीवी डिबेट शुरू हो चुकी हैं और बिगुल भी बच चुका है। कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी राजनीति ही तुष्टीकरण से चलती है। भैया इस देश में रहोगे बात कर रहे हैं। एक महीना 2 महीना 3 महीना पूरी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब बिगुल बज ही चुका है तो हम क्यों चूके। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी है क्या भला, इसके लागू होने से क्या फायदे क्या नुकसान है और आखिर क्यों पिछले 10-15 सालों में यूनिफॉर्म सिविल कोड हर चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाता है। भाजपा क्यों इसकी सपोर्ट करती है और कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी दल इसके विरोध में क्यों खड़े होते हैं। इस वीडियो में हम हर एंगल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझाएंगे और ये जानेंगे कि क्या देश को इस तरह के किसी भी कानून की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले शब्द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, जैसा कि स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म। स्कूल में बच्चों की यूनिफॉर्म कंपलसरी है, ऐसा इसलिए है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए अगर यूनिफॉर्म ना हो तो बच्चे भी अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम दिखने लगेंगे। इसके लिए दुनिया भर के स्कूलों में यूनिफॉर्म को कंपलसरी किया गया है। तो अब आप आगे समझ ही गए होंगे यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। अब समझते हैं कानून में यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों दुनिया भर में कानून 2 तरह के होते हैं, एक क्रिमिनल दूसरे सिविल। जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उसमें चोरी मर्डर रेप किसी का हक मारना किसी पर जुल्म करना वगैरह वगैरह आते हैं, यानी ऐसा कोई भी अमल जिससे किसी की जान माल या आबरू को नुकसान पहुंचे उसे सभी धर्मों के मानने वाले लोग क्राइम ही मानते हैं। यहाँ तक कि किसी भी धर्म को ना मानने वाले नास्तिक या एथीस्ट भी इस एक्ट को क्राइम ही समझते हैं। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि आपराधिक मामलों में पूरी दुनिया की सोच यूनिफॉर्म है, इसलिए क्रिमिनल लॉ बिना किसी बड़े विरोध के यूनिफॉर्म या समान हो गए। हालांकि ये क्रिमिनल लॉ आसानी से यूनिफॉर्म नहीं हुए, इसमें भी कई सदियां लगी हैं। एक जमाना था जब क्रिमिनल लॉ भी राजा और राज परिवार के लिए अलग थे, प्रजा के लिए अलग, जमींदार के लिए कुछ और थे, मजदूरों के लिए कुछ और। एक समय भारत में ऐसा भी था जब एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण और दलित की सजा अलग अलग थी। दोस्तों अब आते हैं सिविल कानून की तरफ। सिविल कानून भी ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म ना हो, ये कानून भी बहुत बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म ही है। जैसे किराएदार मकान मालिक का प्रॉपर्टी पर कब्जे का झगड़ा, किराएदार का झगड़ा, जमीन का बेनामा खरीदना बेचना, जमीन को लीज पर देना, ऐसे बहुत सारे सिविल मामले हैं जिनमें सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान सिविल कानून है और इस पर अलग अलग धर्मों के लोगों में कोई मतभेद भी नहीं है। सिविल कानून का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो अलग अलग धार्मिक विश्वास रखने वाले लोगों में अलग अलग है, जैसे शादी ब्याह तलाक विरासत वगैरह के मामले। इन्हीं मामलों से जुड़े कानूनों को वर्ग विशेष के लिए पर्सनल कहा जाता है और उनके इन मामलों में पैदा होने वाले विवादों को अदालतें उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक तय करती हैं। अब सवाल यह है कि फिर मसला क्या है, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पूरी दुनिया क्रिमिनल लॉ के इस उसूल पर सहमत है कि ऐसा कोई भी अमल जिससे किसी की जान माल या आबरू को खतरा हो तो ऐसे मामलों को पर्सनल नहीं कहा जा सकता। जैसे पति का पत्नी को पीटना उनका पर्सनल मामला इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ एक पक्ष की जान और इज्जत पर हमला हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जायज परेशानियों के बावजूद पति या पत्नी का अलग ना हो पाना, शादी को जन जन का रिश्ता मानना, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का कोई अधिकार ना होना या विधवा होने पर किसी महिला को सती होने यानी जलकर मर जाने पर मजबूर करना, तलाक के बाद किसी औरत को अपने पहले पति से शादी के लिए दूसरे मर्द से शादी करने पर मजबूर करना वगैरह वगैरह, ये सब किसी एक इंसान पर जुल्म है और किसी भी जुल्म को पर्सनल मामला नहीं बनाया जा सकता। दुनिया के लगभग 80 देशों में यूसीसी लागू है। अमेरिका यूरोप के अलावा चाइना और जापान भी ऐसे ही देश हैं। इन सभी जगह कानून बनाने वालों की एक ही दलील है कि किसी इंसान पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को धर्म विरोधी कहकर नहीं रोका जा सकता, क्योंकि धर्म खुद जुल्म के विरोध में ही खड़ा होता है। अगर कोई जुल्म को धर्म के नाम पर सही कहता है तो वो खुद एक अधर्मी है। इसी को रोकने के लिए सभी सरकारें कानून बनाती हैं। हमारे देश में हिंदू कोड बिल 1950 से मौजूद है जिसमें सिख और जैन भी आते हैं। इस बिल से पहले अपने अपने पर्सनल लॉ के चलते हिंदू मुस्लिम समाज में
औरतों मर्दों की क्या कंडीशन थी, पहले इसे थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे हिंदू कोड बिल 1950 से हिंदू समाज में होने वाले बदलाव की। सबसे पहले शादी हिंदुओं में कन्यादान था, जबकि मुसलमानों में एग्रीमेंट, जो एक बालिग लड़की और एक बालिग लड़के के बीच में किया जाता है। तलाक के जरिए लड़का और खुला के जरिए लड़की खुद को इस एग्रीमेंट से अलग कर सकते हैं। हिंदुओं में शादी जन जन का साथ था, इसलिए वहां डाइवोर्स यानी तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पति पत्नी की सोच और विचारों में विरोध के बावजूद दोनों अलग हो ही नहीं सकते थे और नरक में रहने पर मजबूर होते थे। वहां पिता की प्रॉपर्टी में भी बेटियों का अधिकार नहीं था। बाल विवाह बड़े पैमाने पर था। उस वक्त के हालात को अगर हम ईमानदारी से देखें तो मुस्लिम औरतें हिंदू औरतों के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार रखती थीं। किसी भी समाज पर धर्म का असर कितना गहरा होता है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हिंदू समाज में सुधार के लिए नेहरू सरकार के कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए जब ये बिल लाया गया तो जबरदस्त हंगामा हुआ। हिंदू महासभा ने हिंदू कोड बिल को सनातन धर्म पर हमला बताया और अंबेडकर के बारे में कहा कि ये दलित हैं, हमसे अपना बदला लेना चाहते हैं। उस समय के अखबारों में छपे हिंदू महासभा के नेताओं के लेखों और कार्टूनों से तब की स्थिति को समझा जा सकता है। क्योंकि उस वक्त के हिंदू औरतों और मर्दों के मुकाबले मुसलमान मर्दों औरतों के अधिकार ज्यादा थे। पति से मेहर, बाप की प्रॉपर्टी में से शरई हिस्सा प्रैक्टिकली बेशक ना मिलता हो लेकिन उसूली तौर पर तो था। इसलिए उस जमाने के मुसलमानों को लगता था कि ये हिंदू महासभा के लोग बड़े ही पिछड़ी सोच रखने वाले हैं। अपने यहाँ औरतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ सरकार एक अच्छा कानून बनाना चाह रही है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज ईमानदार और सेकुलर हिंदू भी हैरत में है कि मुस्लिम समाज इतना कट्टर क्यों है कि अपने बीच समाज सुधार को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आप गौर कीजिए कि भाजपा ने यूसीसी की चाल चलकर कांग्रेस सहित सभी सेकुलर नेताओं और ईमानदार पत्रकारों को ऐसा साफ बना दिया जिसके मुंह में चुचंदर फंस गई हो। इस मुद्दे पर होने वाली डिबेट्स में कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी वगैरह सभी पार्टियों के प्रवक्ता आए बाएं शाएं करते नजर आ रहे हैं और भाजपा प्रवक्ता खुद को सबसे बड़े मुस्लिम हमदर्द की भूमिका में पेश कर रहे हैं, जैसे मुस्लिमों का सबसे ज्यादा ध्यान वही रखते हो। जबकि सच्चाई यह है कि जिस भाजपा पर मनुवादी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं वो संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू कर सकता है। इसके अलावा हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है कि सभी मामलों में एक कानून नहीं बनाए जा सकते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों को अपने लिए अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया है। अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर लागू कर सकती है, जो उस स्टेट से बाहर नहीं चलेगा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार 30 जून को यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश करेगी। उसमें क्या क्या कानून होंगे जो सभी के लिए एक समान हो, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने मार्च 2022 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसको सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई लीड कर रही हैं। कमेटी के पास 2,31,000 सुझाव आए थे, जिसको ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट तैयार किया है। दोस्तों, हमारा वीडियो अब अपने अंत की ओर है। बस 2 सवालों का जवाब और। एक, फिलहाल देश के किसी भी राज्य में क्या यूसीसी लागू है? तो उसका जवाब है हाँ। आपको जानकर हैरत होगी कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड 1869 में लागू हुआ था, जो 1966 में अपडेट भी हुआ और अभी तक लागू है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की आज़ादी से पहले गोवा में ये कानून कैसे? उसका जवाब हम आगे देते हैं। दरअसल 1867 में गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था। जब वहाँ की सरकार ने पुर्तगाली संहिता कानून लागू किया तो जाहिर है ये गोवा में भी लागू हुआ। आप में से कुछ लोगों को शायद हैरत हो कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त गोवा भारत में शामिल नहीं था। गोवा को भारत में शामिल 19 दिसंबर 1961 में किया गया था और फिर उसके बाद गोवा में पुर्तगाली नागरिकता संहिता यानी पुर्तगीज सिविल कोड गोवा और दमन और द्वीप एडमिनिस्ट्रेशन 1962 की एक्ट 5(1) के आधार पर भारत में जारी रही। अब आखिरी सवाल यह है कि फिर भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किस लिए कर रही है? तो जवाब यह है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। भाजपा अच्छे से जानती है कि मुस्लिम समाज में मौजूद उनके कुछ दलाल दोस्त और सेक्युलर पार्टियों में मौजूद कुछ भोले भाले मुस्लिम नेता, जिन्हें प्यार से आप बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, ऐसे बयान देंगे जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने में भाजपा और उसके संगठनों को आसानी होगी। और ये काम शुरू हो भी गया है। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसी फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। अब सवाल ये है कि मुसलमान को क्या करना चाहिए?
तो जवाब यह है कि बिल्कुल चुप रहना चाहिए। एक और सवाल, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं? जवाब बिल्कुल है। शायद बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव की ज़रूरत है और इस मुद्दे पर उलेमा और दानिशवरों के बीच डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।